डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज संसद के बजट सत्र का 8वां दिन। विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। आज भी हंगामे के हैं आसार। आज ओमान में अमेरिका ईरान की बैठक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी चर्चा। दोनों पक्षों के बीच एजेंडा को लेकर गहरे मतभेद। ईरान के जवाबी हमलों से चिंतित खाड़ी देश। मेघालय में खनन हादसा, 18 की मौत। कई लोगों में फंसे होने की आशंका। 24 घंटे के बाद भी रेस्क्यू जारी। सुप्रीम कोर्ट में जन स्वराज पार्टी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव रद्द की है मांग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां आज अमेरिका ईरान की बैठक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा। अमेरिकी ईरान में आर पार की नौबत। दोनों पक्षों के बीच एजेंडा को लेकर गहरे मतभेद। ईरान के जवाबी हमलों से चिंतित खाड़ी देश। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच आज यानी शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में बड़ी चर्चा होने की वाली है। ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच एजेंडे को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, लोकल प्रॉक्सी ग्रुप और मानवाधिकार मुद्दों पर भी शामिल करने पर जोर दे रहा है, जबकि ईरान वार्ताओं को सिर्फ परमाणु मुद्दे और प्रतिबंध हटाने तक सीमित रखना चाहता है। ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर बताया कि वार्ताएं शुक्रवार सुबह 10 बजे मस्कट में होंगी। उन्होंने ओमान के भाइयों को व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिकी टीम ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जारेड कुशनेर शामिल होंगे। ओमान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ईरान ने आखिरी समय पर स्थान को इस्तांबुल से बदलकर ओमान करने की मांग की थी और द्विपक्षीय फॉर्मेट पर जोर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन नाकामी होने पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान का बुरा होगा और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमेनेई का जिक्र करनी चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविच ने बताया कि ट्रंप शून्य परमाणु क्षमता की मांग कर रहे हैं और उनके पास अन्य कई रास्ते हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि किसी भी समझौते में मिसाइलें, प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्ला और घरेलू दमन को शामिल करना होगा। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसमें संदेह रखते हैं। बावजूद इसके हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है। वहीं अमेरिकी फाइटर जेट्स ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को नष्ट किया, जो जहाज के करीब आक्रामक रूप से आया था। अमेरिका ने ईरान के क्षेत्र में अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है। ईरान के आसपास हजारों एक्स्ट्रा सैनिक, एयरक्राफ्ट कैरियर और निगरानी विमान भेजे गए हैं। ईरान ने भी कोकरोरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की हैं। ये वार्ताएं पिछले कुछ महीनों में बढ़ते तनाव के बीच हो रही हैं, जिसमें ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव पर अमेरिकी दबाव है। वहीं कुछ दिन पहले वार्ताएं रद्द होने की खबर आई थी, लेकिन मध्य पूर्व के कई नेताओं, अखाड़ी देशों सहित ने व्हाइट हाउस पर दबाव डाला, जिसके बाद वे फिर शुरू हुई। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आज संसद के बजट सत्र का 8वां दिन। विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। आज भी हंगामे के हैं आसार। आपको बता दें, आज संसद के बजट सत्र का 8वां दिन है। विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही बीते 4 दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी को संविधान शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए पीएम मोदी को लोकसभा में 4 अप्रैल की शाम 5 बजे से भाषण देना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण पीएम मोदी का भाषण टल गया।
आपको बता दें आज संसद के बजट सत्र का 8वां दिन है। वहीं विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध भी बरकरार है और आज हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज तेज गति से विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत के तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की ओर है। भारत ने कई बड़े देशों के साथ ट्रेड डील की है। आपको बता दें पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और इस दौरान विपक्ष में जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष के नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेज गति से विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत के तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की ओर है। भारत ने कई बड़े देशों के साथ ट्रेड डील भी की है। युवा आबादी वाला देश है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां संसद का बजट सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग का मैदान बन गया है। जहां जुबानी वार पलटवार की जगह हाथापाई की स्थिति बन गई है। अब बात संसद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने वाले थे। हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका और पीएम के जवाब के बिना ही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन में स्पीकर ओम बिरला ने यह जानकारी दी है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री से उन्होंने ही सदन में न आने का आग्रह किया। कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां सीएम सोरेन की कैबिनेट बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी। जेपीएमसी अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद टली। उम्र सीमा छूट का प्रस्ताव स्थगित। आपको बता दें, झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। हालांकि नगर निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते बैठक में लिए गए फैसलों की औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो सकी। कैबिनेट बैठक के बाद आमतौर पर होने वाली मीडिया ब्रीफिंग इस बार नहीं की गई। बताया गया कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सरकार ने फैसलों को सार्वजनिक रूप से विस्तार से रखने से परहेज किया। इसके बावजूद यह स्पष्ट हुआ कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट बैठक से झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष रूप से 14वीं जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट से जुड़ा प्रस्ताव चर्चा में था। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक हुई। वहीं झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है। हालांकि नगर निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते बैठक में लिए गए फैसलों की औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो सकी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद आमतौर पर होने वाली मीडिया ब्रीफिंग इस बार नहीं हो पाई। बताया गया कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सरकार ने फैसलों को सार्वजनिक रूप से विस्तार से रखने से परहेज किया। इसके बावजूद यह स्पष्ट हुआ कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं इस कैबिनेट बैठक से झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष रूप से 14वीं जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट से जुड़ा प्रस्ताव चर्चा में था। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं, 27 प्रस्ताव जो पारित हुए हैं उनमें से? देखिए, अगर कल की बजट की बात करें, जो कल बैठक हुई है उसकी अगर बात की जाए, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कल जो कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि राज्य में अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। नगर निकाय क्षेत्रों में कुल 48 निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होने के कारण विस्तार से उसके लेकर बात की जाए तो ब्रीफिंग नहीं की गई है। तो सारे उन प्रस्तावों का जो अगर खुलकर जानकारी की बात की जाए तो ब्रीफिंग जो की जाती है केंद्रीय सचिव की तरफ से, वो ब्रीफिंग नहीं की गई है, जिसके कारण सभी प्रस्तावों को लेकर अगर बात की जाए तो ये जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अगर इन फैसलों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक फैसला आया है, उसकी जानकारी देना चाहेंगे। वो महत्वपूर्ण फैसला है राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर बड़ा फैसला है। जो खिलाड़ी जो भी राज्य के हैं उनको लेकर जो पेंशन योजना को लेकर जो फैसला लिया गया उसकी बात करना चाहेंगे। तो प्रति माह जो पेंशन का दर तय किया गया है वो एक अहम निर्णय है, जिसे लेकर काफी ज्यादा यहाँ खिलाड़ियों में एक उत्साह बन गया है, क्योंकि वाकई में एक बड़ी बात है। जो खिलाड़ियों को पेंशन प्रति माह दी जाएगी, लेकिन उसका भी दर तय किया गया है। जैसे कि अगर जानकारी दी जाए तो जो खिलाड़ी होंगे उनके लिए अलग अलग पेंशन की योजनाएं लाई गई हैं सरकार की तरफ से, और वो 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का प्रति माह का पेंशन है। और इसमें अगर बात की जाए किस तरीके से पेंशन मिलेगी तो उसकी बात करें, 5,000 से प्रति माह जो 20,000 रुपए तक का पेंशन मिलेगा, उसमें पूर्व खिलाड़ियों में भी अगर बात करें तो 42 वर्ष की उम्र के बाद से ही इन्हें ये पेंशन दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 श्रेणियां बनाई गई है पेंशन में, 10 श्रेणियां बनाई गई हैं खिलाड़ियों की जिन्हें पेंशन मिलेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जैसे जो सम्मानित खिलाड़ी है उन्हें 20,000 रुपए की पेंशन राशि प्रति माह दी जाएगी। वहीं अगर बात करें ओलंपिक से संबंधित नेशनल गेम्स जैसे
खेल में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होंगे उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा इस बार की बैठक में जो कल बैठक हुई, उस बैठक में सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत मिलेगी, उनकी जो उन्हें जो राहत मिलेगी उसे लेकर काफी उम्मीद थी। जो जी। परीक्षा की तारीख थी उसे लेकर राहत मिलेगी। हालांकि इस पर फैसला नहीं हो पाया है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जहां तक वहां बातचीत हुई है उससे जानकारी कल यही मिली है कि उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 14वीं जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में जो शामिल होने वाले उम्मीदवार हैं उनकी उम्र सीमा को लेकर जो बड़ी छूट को लेकर प्रस्ताव था उसे फिलहाल के लिए टाला गया है। जी। हालांकि इस पर निर्णय फिर बैठक के वक्त आ सकता है, अगली बैठक में हो सकता है इस पर निर्णय आ सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर निर्णय जी। नहीं लिया गया, यानी कि इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाया गया है। जिसका ये मामला आपको बताना चाहेंगे, ये मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अभी तक फैसला नहीं आया है। अब इस पर सरकार कोर्ट में भी क्या अपनी बात रखेगी, ये भी ठीक देखने है। वाली बात होगी आने जी। वाले समय जी। में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सीएम सोरेन की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। जहां चाइनीज मांझे पर सीएम योगी सख्त। चाइनीज मांझे पर सीएम योगी ने लगाई रोक, हरकत में आए प्रशासन ने शुरू की छापेमारी। गुरुवार को हुई थी एक दर्दनाक मौत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के बाजार खाला में चीनी मांझे में फंसकर एक युवक की मौत के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य में की गई कार्यवाही की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और लखनऊ शहर में पतंग की कई दुकानों पर छापेमारी की गई। शहर के हैदरगंज और मोती झील इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। मोती झील इलाके में डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, एडीसीपी धनंजय सिंह विक्रम और बाजार खाला थाना पुलिस ने छापेमारी की है। बुधवार को बाजार खाला में पतंग की डोर ने एक युवक का गला रेत दिया था। इस दौरान गले की नस कट जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं कुछ दिन पहले हवा में उड़ती पतंग के तार के हाई टेंशन लाइन पर गिर जाने से मेट्रो ट्रेनें जहां तक की तहां रुक गई थीं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है चाइनीज मांझे पर रोक लगाने, तो इसको लेकर क्या जानकारी और कितनी अभी तक दुकानों पर छापेमारी की गई है? बिल्कुल, देखिए अंकिता, चाइनीज मांझा जो है वो आजकल से नहीं, लंबे समय से सरदर्द बना हुआ है। तमाम इस तरह की दुर्घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं, खास करके राजधानी लखनऊ की बात करें तो आए दिन इस तरह की चीजें सुनाई पड़ती हैं। और यही वजह है कि जब कल एक घटना हुई जिसमें शोएब नाम का एक जो शख्स था जिसकी मौत हो गई गला कटने से चाइनीज मांझे से, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर और अधिक सख्ती दिखाई है और ये कहा है कि जब या चाइनीज मांझा या इस तरह के मांझे पहले से प्रतिबंधित है बाजार में तो उनकी बिक्री कैसे हो रही है। और इसी को लेकर उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है, इसको जब बैन किया जा रहा है। उन्होंने तमाम जो पुलिस प्रमुख है उनको निर्देश दिए हैं, प्रशासन को कहा है कि छापेमारी की जाए, जो भी जरूरी है कार्रवाई की जाए, लेकिन चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक सख्त संदेश और भी दिया है कि चाइनीज मांझे से जो भी मौत होगी किसी की, अगर ऐसा आगे भविष्य में होता है तो उसको हत्या माना जाएगा। यानी आप ये समझिए कि हत्या का इसमें मामला दर्ज किया जाएगा और अगर कार्रवाई के दौरान आरोपी पकड़ आता है तो उसके ऊपर हत्या का मामला चलेगा। ये स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है और उनके निर्देश के बाद ही अब पूरे प्रदेश में एक ये अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में वो तमाम वो स्थान जहां पर पतंगबाजी के शौकीन लोग हैं या पतंगबाजी की तमाम दुकानें हैं, वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में कल पूरे राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर जो पुलिस प्रशासन था जो उसने पूरी मुस्तैदी के साथ जांच की और कुछ गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में की गई है चाइनीज मांझा की बिक्री को लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, चाइनीज मांझे पर सीएम योगी ने रोक लगा दी है, वहीं प्रशासन ने छापेमारी करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव रद्द की मांग, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की याचिका।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी द्वारा 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने गैर कानूनी तरीके अपनाए, इसलिए चुनाव रद्द कर दोबारा कराए जाएं। याचिका में कहा गया है कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तब महिला वोटरों को 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। उस वक्त ऐसे कदम को गैर कानूनी माना जाए। जनसुराज पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़कर भुगतान किया, जो आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन भी है। पार्टी ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है कि वे इस मामले में कार्यवाही करें और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करें। इसके अलावा पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि मतदान केंद्रों पर 1.8 लाख महिलाओं को तैनात करना भी अवैध और अनुचित था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। दरअसल जो जन स्वराज पार्टी है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, क्योंकि बिहार का चुनाव बीते काफी थोड़ा लंबा समय हो गया है। लेकिन जो उनकी मांग है उस मांग में स्पष्ट रूप से, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, लगभग उन्हीं चीजों का जिक्र किया गया है। और उनकी ये दलील है कि जो बिहार का चुनाव है उसको रद्द कर दिया जाए। और जो हमारी रिपोर्ट दिखाई है उसके हिसाब से दो खास चीजें उसमें कही गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक जजमेंट है जिसमें कल्याणकारी योजना और जो प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण किया जाता है पैसे का, उन दोनों में व्यापक अंतर करते हुए एक जो मुफ्त योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा एक और चीज खास कही गई है कि अगर चुनाव हो तो चुनाव से पहले 6 महीने, जब भी चुनाव की तिथियां घोषित हो जाए उससे 6 महीने पहले तक का एक समय तय किया जाए, जिससे कि ऐसी योजनाओं का लाभ देकर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव को अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश न की जाए। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दें, ये तो जन स्वराज ने किया है, वैसे भी अभी परसों इस मामले में जो 2022 की एक पिटीशन है जो अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई, जिसमें फ्रीवीज का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जो सरकारें हैं चुनावों से पहले जो है वो लोगों को मुफ्त उपहार जो है रेवड़ी के रूप में बांटती हैं। सरकार जो प्रत्येक स्टेट्स है वो लगातार कर्जे में जा रहे हैं, केंद्र सरकार कर्जे लगातार डूबती जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो एक बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। तो ऐसे में जो मुफ्त योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो लगभग कुछ इसी तरह की चीज इन्होंने इस याचिका में दिशा निर्देश देने की मांग करते हुए कहा है कि जो बिहार चुनाव है उसको रद्द किया जाए। अब हम लीगल पहलू पे बात कर लें तो बहुत हद तक इसमें उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, क्योंकि सबसे पहले ऐसी जो याचिकाएं हैं इस याचिकाओं की टाइम लिमिट होती है और दाखिल करने का एक समय होता है, लेकिन वो समय बीत चुका है। लेकिन फिर भी एक रिट याचिका दाखिल करके कुछ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो कि 2013 का एक फैसला है। जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।